जब पर्वत बोलते थे और नदियां हम देवताओं की भाषा समझती थी, तब एक भूमि थी, आरविन्या। यह भूमि 4 जातियों में बंटी हुई थी, मानव, वन रक्षक एल्वन, पत्थर पुत्र ड्वार्ग और आकाश संत जादूगर। इन सभी को बांध कर रखती थी एक प्राचीन शक्ति, नीलधर की अंगूठी। कहा जाता था कि जिसके पास यह अंगूठी होगी वह केवल राजाओं पर नहीं बल्कि पूरे संसार के भाग्य पर शासन करेगा। लेकिन शक्ति कभी शांत नहीं रहती। वर्षों पहले 3 जादूगरों ने इसे संतुलन बनाए रखने के लिए बनाया था, पर चौथा जादूगर मोरखान अंध्र इसे भ्रष्ट कर गया। मोरखान मरा नहीं था, वह केवल सो रहा था और अंगूठी उसे फिर जगाना चाहती थी। आरविन्या की भूमि शांत लगती थी, लेकिन गहरी रहस्यमय शक्ति हर कोने में महसूस की जाती थी। घने जंगलों के बीच, पहाड़ों की छाया में नदियां धीरे धीरे बह रही थीं। इस भूमि के चारों कोनों में अलग अलग जातियां अपनी अपनी संस्कृति में बसी थीं, पर सबको जोड़ती थी अंगूठी की अनदेखी शक्ति। कहीं भी कदम रखें, वहां इतिहास की गूंज सुनाई देती थी। कैयन नाम का एक युवक जो लकड़ी काटता और साधारण जीवन जीता, उसे कभी पता नहीं था कि किस्मत उसके कदम कहां ले जाएगी। उसकी आंखों में सवाल बहुत थे और उत्तर बहुत कम, लेकिन किस्मत छोटे लोगों को ही चुनती है। कैयन, जो केवल एक साधारण युवक था, जल्द ही इस प्राचीन शक्ति के केंद्र में आने वाला था। बादलों का रंग बदल रहा था, जैसे किसी कहानी का आगाज हो रहा हो। पर्वत धीरे धीरे अपनी रहस्यमय साएं फैलाने लगे। नीलधर की अंगूठी, जो सोने और नीले प्रकाश का मिश्रण थी, कहीं दूर अपनी ऊर्जा को महसूस कर रही थी। और यह सिर्फ शुरुआत थी। एक तूफानी रात, जब आकाश गड़गड़ाहट से फटा और हवाएं तेज हो रही थीं, गांव में आया एक रहस्यमयी बूढ़ा यात्री, वेरिन दृष्टा। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे उसने समय और भविष्य दोनों देख लिए हों। वेरिन ने कैयन को देखा और कांप उठा। अंततः अंगूठी ने तुम्हें चुन ही लिया। कैयन डर गया। मैं कुछ नहीं जानता बाबा। वेरिन ने अपने गले से एक पुरानी थैली निकाली। उसमें नीले प्रकाश से चमकती एक अंगूठी थी। वेरिन ने आग के पास बैठकर कहानी बतानी शुरू की। नीलधर की अंगूठी कभी 3 जादूगरों द्वारा बनाई गई थी ताकि संसार में संतुलन बना रहे, लेकिन चौथा जादूगर मोरखान अंध्र इसे भ्रष्ट कर गया और अब अंगूठी फिर से जाग रही थी। कैयन की हथेली में अंगूठी कांपने लगी। गांव के लोग सुनसान होते जा रहे थे। हवा में बिजली चमक रही थी और पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं। कैयन ने महसूस किया कि यह केवल उसकी कहानी नहीं थी, यह अब पूरी आरविन्या की कहानी थी और वह इसमें मुख्य पात्र बनने वाला था। कैयन ने पहली बार अपने भीतर का साहस महसूस किया। एक साधारण युवक अब ऐसे रहस्य में फंसने वाला था जिसका दायित्व उसके कंधों पर था, और उसकी यात्रा अब भी शुरू ही हुई थी। बाहर घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। छाया सवार मोरखान के सेवक केवल गंध से अंगूठी ढूंढते थे। वेरिन चिल्लाया, भागो कैयन, एल्मार अब सुरक्षित नहीं। गांव जलने लगा, लोग चीखने लगे। कैयन पहली बार समझा कि यह अब केवल उसकी कहानी नहीं थी, यह युद्ध की शुरुआत थी। कैयन भागता हुआ पहुंचा। एल्वन वन साइलिनोरी, वहां उसकी मुलाकात हुई तेज धनुर्धारी लिराइल वन से। वह शांत थी लेकिन घातक। लिराइल ने अंगूठी देखी और बोली, नीलधर, ये फिर लौट आई है। उसने कसम खाई, जब तक सांस है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। कैयन ने महसूस किया कि अब उसे अकेले नहीं रहना था। उन दोनों ने मिलकर जंगल में सुरक्षित मार्ग ढूंढा। पेड़ों की ऊंची शाखाओं के बीच हवा में बिजली की झिलमिलाहट और अजीब सी सन्नाटा था। छाया सवार हर मोड़ पर दिखाई दे सकते थे। हर कदम पर खतरा था, लेकिन अब कैयन जान चुका था कि भागना कोई विकल्प नहीं था। वहां घने जंगल की गहराई में उन्होंने पहली बार महसूस किया कि यह केवल अंगूठी की सुरक्षा का काम नहीं था, यह उनके साहस, उनकी दोस्ती और उनकी कसम का परीक्षण भी था। कैयन अब केवल लकड़हारा नहीं था, वह कहानी का हिस्सा बन चुका था और नीलधर की अंगूठी अब उसके हाथ में थी। पहाड़ों के भीतर रहते थे ड्वार्ग। वहां मिला योद्धा ब्रुनकर आयरन हैंड। उसने कहा, अंगूठी को नष्ट करना होगा वरना मोरखान लौट आएगा। लेकिन नष्ट करने का स्थान केवल एक था, काल ज्वालामुखी। जहां जाना मतलब मृत्यु को आमंत्रण था।
कैयन ने महसूस किया कि यह कार्य केवल वीरता से ही पूरा किया जा सकता था। ब्रुनकर ने अपनी हल्की मुस्कान के साथ कहा, हमें चुनौतियों से डरना नहीं चाहिए। हर युद्ध, हर खतरा हमें मजबूत बनाता है। कैयन और लिराइल ने एक दूसरे की ओर देखा। भले ही डर उनके दिल में था, पर उनके भीतर साहस भी था। वे जानते थे कि यह केवल शुरुआत थी और नीलधर की अंगूठी की ताकत उन्हें अकेला छोड़ने वाली नहीं थी। पहाड़ों के बीच हवा में धुंध घुल रही थी। अंधकार की सन्नाटे में केवल उनके कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। कैयन ने पहली बार महसूस किया कि यह यात्रा उनके लिए मात्र साहसिक नहीं थी, बल्कि उनके भाग्य और पूरे आरविन्या की किस्मत से जुड़ी थी। दूर अंधकार में मोरखान की आंखें खुलीं। मेरी अंगूठी मुझे पुकार रही है। छाया सवार झुके और युद्ध की तैयारी शुरू हुई। चारों ने एक साथ हथियार उठाए, वेरिन, लिराइल, ब्रुनकर और कैयन। वेरिन बोला, आज से तुम केवल लकड़हारा नहीं, तुम अंगूठी के वाहक हो। कैयन ने अंगूठी पहनी और बोला, अगर मेरा नाश भी तय है तो मैं इस संसार को बचाकर मरूंगा। आकाश में बिजली गिरी और जंगल में सन्नाटा छा गया। हर पक्षी रुक गया, हर जानवर अपनी जगह थम गया। नीलधर की अंगूठी अब पूरी तरह सक्रिय हो चुकी थी और उसकी चमक पूरे जंगल में फैल रही थी। कैयन, जो कभी केवल साधारण युवक था, अब एक महान साहसी के रूप में खड़ा था। उसकी यात्रा, उसका साहस और उसकी कसम, यही थी नीलधर की शपथ। और यह केवल शुरुआत थी। अगले भाग में उनका सामना होगा और भी बड़े खतरों, विश्वासघात और पहली बड़ी लड़ाई से। सूरज की पहली किरण पहाड़ों के पीछे से धीरे धीरे झांक रही थी। रात की ठंड अब भी हवा में घुली हुई थी और हर सांस के साथ वह ठंड सीने में उतर रही थी। कैयन सबसे आगे चल रहा था। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम के साथ उसका अतीत और भविष्य दोनों उस पर लदते जा रहे हों। नीलधर की अंगूठी उसकी उंगली पर शांत थी, लेकिन उसका भार दिल में साफ महसूस हो रहा था। वह बार बार अपने भीतर सवाल सुनता, क्या मैं सच में इसके योग्य हूँ? क्या एक साधारण लकड़हारा पूरे संसार का भाग्य ढो सकता है? हर बार जब वह अंगूठी की ओर देखता, उसे वेरिन का चेहरा याद आ जाता। उसकी गंभीर आंखें, उसकी चेतावनी भरी आवाज। पीछे लिराइल चुपचाप चल रही थी। उसकी चाल हल्की थी, जैसे धरती को छुए बिना आगे बढ़ रही हो। उसकी आंखें हर पेड़, हर चट्टान और हर साए पर थीं। कुछ देर बाद उसने कैयन की बेचैनी महसूस की। वह उसके पास आई और धीमे स्वर में बोली, डर स्वाभाविक है। कैयन ने उसकी ओर देखा। अगर मैं असफल हुआ तो? लिराइल कुछ पल रुकी, फिर बोली, साहस का मतलब डर का न होना नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। अब रास्ता संकरा हो गया था। दोनों ओर ऊंची चट्टानें खड़ी थीं, जैसे कोई प्राचीन प्रहरी रास्ता देख रहे हों। हवा यहाँ अजीब तरह से गूंज रही थी। हर आवाज कई गुना होकर लौटती थी। ब्रुनकर पीछे चलते हुए अचानक रुक गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ी। यह इलाका मुझे पसंद नहीं, वह गहरी आवाज में बोला। पत्थर यहाँ ज्यादा बोलते हैं और जब पत्थर बोले तो खतरा पास होता है। कैयन का दिल तेज धड़कने लगा। अचानक दूर से एक आवाज आई, जैसे कोई विशाल जीव सांस ले रहा हो या जैसे बहुत गहरे भीतर कुछ जाग रहा हो। कैयन ने निगलते हुए कहा, यह यात्रा केवल अंगूठी को नष्ट करने की नहीं है, है ना? ब्रुनकर ने सिर हिलाया। नहीं लड़के, ये हमारी आत्मा की परीक्षा है। तीनों आगे बढ़ते रहे। हर कदम के साथ अंधकार थोड़ा और गहरा होता जा रहा था और कैयन समझ चुका था, यह रास्ता अब वापस नहीं जाता। दोपहर ढलते ढलते उन्हें घाटी के भीतर एक पुराना किला दिखाई दिया। उसकी दीवारें टूटी हुई थीं, लेकिन उनमें अब भी जादू की हल्की सी आभा बची थी। यह जगह सुरक्षित हो सकती है, लिराइल ने कहा। किले के भीतर कदम रखते ही एक परिचित आवाज गूंजी, वेरिन, क्या सच में तुम हो? वेरिन आगे बढ़ा। उसकी आंखें फैल गईं। एरवाक, सिल्वरटंग, ये उसका पुराना शिष्य था। कभी उज्जवल, कभी जिज्ञासु और कभी बहुत महत्वाकांक्षी। एरवाक की मुस्कान मीठी थी, लेकिन उसकी आंखों में ठहराव नहीं था। उसकी नजर धीरे धीरे कैयन की उंगली तक पहुंची। नीलधर की अंगूठी चमकी और एरवाक की सांस एक पल को रुक गई। तो यह सच है,
उसने बहुत धीमे से कहा। कैयन को यह पसंद नहीं आया। उसे लगा जैसे कोई उसकी आत्मा को देख रहा हो। एरवाक ने उन्हें भोजन और विश्राम का प्रस्ताव दिया। उसने कहा कि वह इस क्षेत्र को अच्छी तरह जानता है और सुरक्षित मार्ग दिखा सकता है। वेरेन ने उस पर भरोसा किया, लेकिन कैयन का मन शांत नहीं था। रात को आग के पास सब सो गए, सब सिवाय कैयन के। अंगूठी हल्की सी गर्म हो रही थी, जैसे चेतावनी दे रही हो या जैसे कुछ याद दिलाना चाहती हो। उसी रात एरवाक धीरे से उठा। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदली। मोर खान, मैंने तुम्हें नहीं भुलाया। अब समय आ गया है। आधी रात को जमीन हिलने लगी। हवा में चीख जैसी गूंज उठी। छाया सवार आ चुके थे। कैयन की नींद टूटी। अंगूठी जल रही थी। एरवाक गायब था। वेरेन की आंखें सख्त हो गईं। हमें धोखा दिया गया है। युद्ध भयंकर था। लिराइल के तीर अंधेरे को चीरते हुए निकले। ब्रुनकर की कुल्हाड़ी हर वार पर धरती को कंपा रही थी, लेकिन छाया सवार बहुत थे और हर पल संख्या बढ़ती जा रही थी। तभी वेरेन आगे बढ़ा। उसका चेहरा शांत था। अब समय आ गया है, उसने कहा। उसने अंतिम मंत्र बोला। नीली रोशनी फूटी। भागो कैयन, अंगूठी को बचाओ। एक भयानक विस्फोट हुआ। जब धुआं छौटा, वेरेन वहां नहीं था। कैयन घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज उसने केवल एक गुरु नहीं खोया था, उसने अपना सहारा खो दिया था। सुबह की रोशनी ठंडी और उदास थी। तीनों चुप थे। कैयन ने अंगूठी को देखा। अब वह पहले से कहीं ज्यादा भारी लग रही थी। मैं इससे नहीं भागूंगा, उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। मैं इसे खत्म करूंगा, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। लिराइल ने उसका कंधा थामा। अब तुम अकेले नहीं हो, ब्रुनकर ने सिर झुकाया। ड्वार्ग तुम्हारे साथ है। दूर अंधकार में मोर खान मुस्कुरा रहा था और युद्ध अब सच में शुरू हो चुका था। काला ज्वालामुखी की सीमा अब सामने थी। यह कोई साधारण भूमि नहीं थी। यहाँ हवा भी भारी थी, जैसे हर सांस के साथ कोई अदृश्य बोझ फेफड़ों में उतर रहा हो। आकाश का रंग बदला हुआ था। सूरज फीका लग रहा था, मानो उसकी रोशनी भी इस भूमि में आने से डर रही हो। चारों ओर जली हुई धरती फैली थी और कहीं-कहीं से लाल लपटें जमीन के भीतर से सांस लेती हुई बाहर आ रही थीं। कैयन का हर कदम अब पहले से कहीं ज्यादा कठिन था। नीलधर की अंगूठी उसकी उंगली पर अब शांत नहीं थी। वह हल्के हल्के धड़क रही थी, जैसे कोई जीवित हृदय। और फिर फुसफुसाहट शुरू हुई। तुम थक गए हो? इतना बोझ अकेले क्यों उठाते हो? कैयन का सिर झंझना उठा। उसने रुककर आंखें बंद की। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे पहन लो पूरी तरह। कैयन ने दांत भींचे। चुप रहो, उसने धीमे स्वर में कहा। लिराइल ने यह सब देखा। उसने महसूस किया कि कैयन अब केवल बाहर के अंधकार से नहीं लड़ रहा था, वह अपने भीतर के अंधकार से भी जूझ रहा था। अंगूठी तुम्हें परख रही है, लिराइल ने कहा। वह देखना चाहती है कि तुम उसे नियंत्रित करते हो या वह तुम्हें। ब्रुनकर ने चारों ओर नजर दौड़ाई। यह जगह मोरखान के प्रभाव में है, उसकी आवाज गंभीर थी। यहाँ हर कमजोरी दोगुनी हो जाती है। वे आगे बढ़ते रहे। हर कदम के साथ जमीन और अधिक गर्म होती जा रही थी। कहीं कहीं से भाप उठ रही थी। हवा में गंध थी, जली हुई धातु और राख की। कैयन के मन में स्मृतियां आने लगीं। एलमार गांव, वेरेन की आवाज, उसकी हंसी और फिर उसका बलिदान। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, कैयन ने मन ही मन कहा। अचानक जमीन हिली। दूर काला ज्वालामुखी की आग ने आसमान को लाल कर दिया। लिराइल ने धनुष ताना। ब्रुनकर ने कुल्हाड़ी उठाई और तभी अंधकार के भीतर से एक भारी आवाज गूंजी। तुम बहुत दूर आ चुके हो। मोरखान उन्हें महसूस कर चुका था। काला ज्वालामुखी के भीतर बना था मोरखान का दुर्ग, काला, विशाल और भयावह। उसकी दीवारें जादू से बनी थीं और हर पत्थर में पीड़ा की गूंज थी।
जैसे ही वे भीतर पहुंचे, द्वार अपने आप बंद हो गया। अंधकार गहरा हो गया। स्वागत है। मोरखान की आवाज हर दिशा से आई। उसका स्वर शांत था, लेकिन उसमें घमंड और क्रूरता दोनों थे। कयन का दिल तेज धड़कने लगा। अंगूठी अब जल रही थी। मोरखान प्रकट हुआ, लंबा काले कवच में लिपटा हुआ। उसकी आंखें लाल नहीं थीं, वे खाली थीं, जैसे उनमें कभी रोशनी रही ही न हो। तुमने बहुत कुछ खोया है, मोरखान बोला। गुरु मित्र शांति। कयन कांप गया। मैं तुम्हें यह सब वापस दे सकता हूँ। लिराइल ने आगे बढ़ना चाहा, लेकिन अंधकार की दीवार ने उसे रोक लिया। रुनकर ने जोर लगाया, पर उसकी ताकत भी बेकार थी। कयन अकेला खड़ा रह गया। देखो, मोरखान ने हाथ उठाया। कयन ने एल्मार को देखा। गांव सुरक्षित था। वेरिन जीवित था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बस अंगूठी मुझे दे दो, मोरखान ने कहा। कयन का हाथ कांपने लगा। एक पल के लिए वह झुक गया, लेकिन तभी उसे वेरिन की आवाज याद आई। सही रास्ता आसान नहीं होता। कयन ने सिर उठाया। यह भ्रम है, उसने कहा। मोरखान की मुस्कान टूटी। तो तुम भी बाकी मूर्खों जैसे ही हो। दुर्ग हिलने लगा। आग चारों ओर फैलने लगी। अब कोई वापसी नहीं थी। काला ज्वालामुखी फटने को था। धरती कांप रही थी। ब्रुनकर घायल हो गया। लिराइल घुटनों पर गिर पड़ी। कयन अंगूठी को देख रहा था। अब सब कुछ उसी पर निर्भर था। मोरखान चिल्लाया, तुम कुछ भी नहीं हो। कैन ने अंगूठी उतारी। उसका हाथ जल रहा था। मैं साधारण हूँ, कैन बोला, और यही मेरी ताकत है। उसने अंगूठी आग में फेंक दी। एक चीख, मोरखान की। आग भड़क उठी। दुर्ग टूटने लगा। जब धुआं छौंटा, अंधकार समाप्त हो चुका था। सूरज की पहली किरण भीतर आई। कयन जमीन पर बैठा था, थका हुआ लेकिन मुक्त। लिराइल मुस्कुराई। ब्रुनकर ने सिर झुकाया। आर्विन्या बच चुकी थी और एक साधारण युवक इतिहास कौ बन चुका था।